ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में बड़ा माथा पीची रहता है, क्योंकि पता नहीं कि कहाँ से आएगा ऑब्जेक्टिव और कहाँ से नहीं आएगा, कहीं से भी आ सकता है। इसके लिए मैंने हर एक चैप्टर का सोचा कि एक ऐसा इस तरह से तैयार करूं कि कहीं से भी ऑब्जेक्टिव अगर उस चैप्टर से पूछा जाए तो आप लोग उसे आराम से बना सकें। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, आराम से वीडियो को पूरा देखिए, अपने कॉपी में नोट कर सके तो नोट कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और उसको बार बार देखिए और समझिए। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको पक्का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत जैसे ये ईस्वी है, तो ये जो ईस्वी दिया हुआ है ये आपको तो याद करना पड़ेगा, इसको तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये याद कर लें। वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछ ले कि पियर एस बक का जन्म कब हुआ था, व्हेन वाज पियर एस बक बॉर्न, तो ये आपको ईस्वी बताना पड़ेगा या उसकी मृत्यु बतानी पड़ेगी। चलिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं। बाकी पिछले जितने भी इससे पहले जो भी चैप्टर्स हैं सबका वीडियो बन चुका है, ऐसी तरह से मैंने नोट बना करके आपको बताया है और आगे भी हर चैप्टर का बना दूंगा। और हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी अपलोड हो चुका है, वो भी आप देखें। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के समझ में अच्छे से अच्छा आए। ठीक है, इसलिए मैं लिखता भी हूँ कि ऐसे कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, वो तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ और आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि सच में ऐसा नहीं कोई बताएगा। ठीक है, तो देखिए और समझिए। तो पहला ये चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज़। एक यात्री के नज़र में भारत कैसा है। अगर कोई विदेशी यात्री भारत घूमने के लिए आता है तो वो उसके नज़र में भारत कैसा होता है। जब भी आप खुद कहीं किसी अनजान गांव या किसी अनजान शहर में जहां पर आप कभी नहीं गए हैं, उसको देखने का नज़रिया आपका जो होगा, वो देखने का नज़रिया उस जगह पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो सालों से उस जगह पर रहते हैं, वो उस जगह को उस नज़र से नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाते हैं उस जगह की खूबसूरती को। क्योंकि जो जहाँ पे रह जाता है, आप लोग अपने गांव में रहते होंगे, शहर में रहते होंगे, तो आपको अपना गांव या शहर उतना खूबसूरत नहीं लगता होगा। लेकिन बाहर से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको सब कुछ बखूबी दिखाई पड़ता है कि कितना सुंदर गाँव है या ख़राब, उसको अच्छाई बुराई दोनों दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो वही जो पियर एस बक जब आई थी यहाँ पर, तो ये महिला हैं, वो जब आई थी इंडिया घूमने के लिए, यहाँ के लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्हें लगा अच्छाई बुराई दोनों उन्हें दिखा। यहाँ पर उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। तो उनका जन्म 1892 में और उनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। और यहाँ पे कुछ कुछ लाइन मैंने लिख दिया है, उसको ध्यान में रखिएगा ताकि अगर ऑब्जेक्टिव आए तो आप बना सकें। ये क्या है, अमेरिकन बाय बर्थ, जन्म से वो अमेरिकन थी, अमेरिका में उन्होंने जन्म लिया था। वाज रियर्ड इन चाइना बाई हर मिशनरी पेरेंट्स, उनके जो मिशनरी पेरेंट्स थे, माता पिता, उनके साथ वो चाइना सेटल हो गई थी रहने के लिए, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है, शी टाउट इन अ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। शी इज़ नोन फॉर हर ट्रैवलॉग एंड मेमोइर्स, वो अपने यात्रा वृत्तांत ट्रैवलॉग क्या होता है, अगर आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं और जगह के बारे में आपके साथ जो घटना घटी, आपने जो देखा, अच्छाई या बुराई, जो कुछ भी, उसे अगर किसी किताब में, किसी डायरी में नोट कर लिया जाए, उसे पब्लिश कर दिया जाए, तो वो उसे ट्रैवलॉग कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी ये, क्योंकि ये बहुत सारे देशों में घूम चुकी थी, तो जहाँ जहाँ ये घूमती थी उनके बारे में वो किताब लिखती थी। ठीक है, तो उसे ट्रैवलॉग कहा जाता है, यात्रा के अनुसार लिखना। और मेमोइर्स का मतलब होता है यादें, कुछ गए कहीं पर और उस जगह की जो यादें हैं, अच्छी यादें या बुरी यादें, उनको किसी डायरी में नोट करना, वो मेमोइर्स कहलाता है। तो इनके द्वारा लिखे गए ट्रैवलॉग और मेमोइर्स जो है वो काफ़ी नोन है, सब जानते हैं, सब पढ़े हैं। अगला लाइन है, शी वोन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1938। नोबेल प्राइज़ अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, तो चूंकि ये तो लेखिका हैं, ठीक है, लेखक हैं, तो लेखक को लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक, अलग कोई बहुत बड़ा कोई क्रिकेटर है तो उसको उस क्षेत्र में दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ होता है। तो 1938 में इनको लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये इसमें भी याद रखिएगा। और इसको किस क्षेत्र में, तो साधारण सी बात है, लेखक है तो लिटरेचर के क्षेत्र में ही मिलेगा। अगला है हर वर्क्स का मतलब किताब होता है, किताबें या उनके द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ या किताबें। ठीक है, वो क्या है, कम माई बिलव्ड, एक किताब का नाम ये है, कम माई बिलव्ड। उन्होंने विद इंडिया एज बैकग्राउंड, उन्होंने इंडिया को ध्यान में रख करके ये किताब लिखा है जिसका नाम है कम माई बिलव्ड। ठीक, दूसरा किताब है द गॉड्स अर्थ,
भगवान की धरती, ये एक नॉवेल है जिसमें उन्होंने चाइना को ध्यान में रख के लिखा है, क्योंकि इनका पालन पोषण तो चाइना में हुआ था, तो चाइना को ध्यान में रख के ये किताब लिखा है। और इंडिया से इन्हें बहुत प्रेम था, बहुत अच्छा लगता था इनको इंडिया, तो इंडिया जो है, इंडिया को लेकर के उन्होंने ये किताब लिखा है। ठीक, अगला है कि दिस चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स। उनकी एक किताब है जिस किताब का नाम है माई सेवरल वर्ड्स, मेरी अनेक दुनियाएं। मतलब ये जहाँ जहाँ घूमी थी उनके बारे में उन्होंने जिस किताब में लिखा, उसी किताब में इंडिया के बारे में लिखा है। और इंडिया के बारे में जो लिखा है उसका पूरा का पूरा नहीं, एक्सट्रैक्ट जो मेन में बात है वो इस आपके चैप्टर में लिया गया है। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है पहला, देखिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा तो आप लोगों का भी बनता है फ़र्ज़। ठीक है, कमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, अच्छा है कि बुरा है। बुरा है फिर भी खुल करके बताएं कि सर मुझे ये अच्छा, मतलब ये अच्छा नहीं लगा या ये समझ में नहीं आया। क्योंकि आप अगर ये ऐसा नहीं है कि कोई गलत कमेंट करता है तो मैं बुरा मानता हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर वो कुछ करता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगले वीडियो में मैं इस तरह की गलती न दोहराऊँ। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा, समझ में नहीं आया, तो वो भी कमेंट करें, क्योंकि तब ना मैं इम्प्रूव करूंगा अपने वीडियो में। नहीं तो मुझे मेरे मन से तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें, आप लोग भी पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें एक स्टूडेंट की तरह। ठीक है, हाँ चलिए, पहला है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज इज़ रिटेन बाय डैश। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो पियर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। ये आप सीधा याद कर लें, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। दूसरा है पियर्ल एस बक इज़ एन डैश राइटर। पियर्ल एस बक कहाँ की राइटर हैं, फ्रेंच फ्रांस की, अमेरिकन अमेरिका की, जर्मनी की, ऑस्ट्रेलिया की। तो आपको पता है कि इनका जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन पालन पोषण चाइना में हुआ, तो ये अमेरिका की राइटर हैं, ये आप याद कर लें। अगला है डैश हैज़ प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड दियर लाइफ। किसने प्रशंसा किया, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। किसने प्रशंसा किया है भारतीय लोगों की और उनके ज़िंदगी की। भारतीय लोग और वो जो जीते हैं उनकी ज़िंदगी की प्रशंसा किसने की, तो पियर्ल एस बक ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज़ एन इंस्पायरिंग डैश। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो चैप्टर है वो एक प्रेरणादायक क्या है, कहानी है कि ड्रामा है कि नोवेल है, उपन्यास है या एस्से है, तो ये एक एस्से है। क्योंकि ड्रामा आपको पता है उसमें नाटक जो होता है उसमें किरदार दिया रहा है, जैसे कि लिखा रहेगा राम ने कुछ कहा फिर श्याम उसको बोलेगा, तो ऐसे लिखा रहता है, वो ड्रामा कहलाता है। नोवेल तो है नहीं, क्योंकि ये आपके चैप्टर में एक दो पेज का है, तो नोवेल तो बहुत भारी भरकम होता है, कई पेजों का होता है। स्टोरी कहानी तो है नहीं, क्योंकि कहानी में तो कुछ इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन इसमें तो भारत और भारत के लोगों के बारे में लिखा हुआ था, ये एक एस्से है। ठीक है, तो एस्से में टिक लगाएंगे। तो अगला पांचवा है द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है उसके जनरल असेंबली का जो हेड है, प्रेसिडेंट थी, वो कहाँ की महिला थी, तो वो इंडिया की। जब वहाँ पर उस समय जब ये आई थी, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संगठन में जो सबसे बड़ा संगठन है उसमें उसका जो प्रेसिडेंट थी, उनकी जो प्रेसिडेंट थी वो एक महिला थी। वो महिला कहाँ की, इंडिया की महिला थी, जिस समय भारत गुलाम था उस समय भी। हम भारत को महान इसलिए थोड़ी ना कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना बोल देता है कि कोई कि भारत महान है। ठीक है, बहुत कुछ है भारत को महान कहने के लिए। अगला है द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस। खाली स्थान के जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उन्हें अवश्य पहचाना जाना चाहिए या उनको अवश्य चिन्हित किया जाना चाहिए कॉकेशियन रेस के जो लोग हैं, मतलब कॉकेशियन प्रजाति के जो लोग हैं उन लोगों की तरह। अब कॉकेशियन प्रजाति क्या है, ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। कॉकेशियन जाति, रेस का मतलब जाति भी होता है, कॉकेशियन जाति के लोग कैसे होते हैं देखने में, आप गूगल पर सर्च करके और अच्छे से देख सकते हैं। हमारे इंडिया के जो लोग हैं, इनका जो चेहरा है, इनके शरीर का जो कलर है, कोई गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई हल्के काले होते हैं। तो इस तरह के जो जाति होती है, प्रजाति होती है, उसे कॉकेशियन प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, इंडिया के लोगों की जो
शक्ल है या उनके जो स्किन का कलर है उसको। तो और थोड़ा आप सर्च कीजिए। कोई भी देखिए नॉलेज ऐसे नहीं होता है, कोई चीज़ ऐसा आपको लगा कि नहीं ये और मुझे जानना चाहिए, तो आपके पास गूगल है, आप गूगल करके उस पर और अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और वैसे आप चैप्टर देख लीजिए तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया है उस पर। अगला है द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश इज़ फैमिश्ड। फैमिश्ड का मतलब होता है भूखों मरना। जब इंडिया गुलाम था और जब ये आई थी भारत, तो उस समय बॉम्बे और मद्रास, चेन्नई के बीच का जो क्षेत्र था, मुंबई और चेन्नई, उस दोनों के बीच के जो लोग थे वो भूखे मर रहे थे। उन लोगों के पास खाने का हैसियत नहीं था, खाने का ऐसा इतना पैसा नहीं था कि वो लोग खाना खा सकते थे। गुलामी की इतनी बड़ी मार झेल रहे थे वे लोग कि उनके पास खाने के भी लाले पड़े हुए थे, मुंबई और चेन्नई के बीच के जगह के लोगों का। ठीक है, हाँ। डैश एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। किसने एडवाइस दिया, सलाह दिया इंडियंस को, भारतीयों को, कि हर चीज़ के लिए, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड के लोगों को, मतलब अंग्रेज़ों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, दोष नहीं देना चाहिए कि हर चीज़ के लिए आप अंग्रेज़ों को दोष दे दें, ऐसा मत करो। किसने कहा था? तो पियर्ल एस बक ने कहा था। क्योंकि हर चीज़ अंग्रेज़, ऐसा नहीं है कि आपके साथ हाँ बुरा कर रहा है, गुलामी में आपको रखा है तो ठीक है, हाँ वो तो है ही, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हर चीज़ के लिए अंग्रेज़ों को ब्लेम करेंगे, वो सही नहीं है। ठीक, जैसे कि अभी ही देख लीजिए। वैसे मैं किसी पार्टी या किसी नेता का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लोग हर चीज़ के लिए नेताओं को दोष देते हैं, हर चीज़ के लिए। ठीक, लेकिन हर चीज़ के लिए नेताओं को दोष देना सही नहीं है। क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, तो हम मान लीजिए पढ़ रहे हैं और बाद में अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगा, तो ये तो जेन्युइन है कि हम बेरोज़गार रहेंगे। तो फिर अगर हमारे पास कोई क्वालिटी, कोई एबिलिटी है ही नहीं, तो हमें तो काम कहीं पे मिलेगा नहीं, क्योंकि जो हमें काम पे रखेगा उसे तो क्वालिटी चाहिए ना। तो उस हर चीज़ के लिए नेताओं को दोष देना ठीक नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए उनको दोष दीजिए, लेकिन हर चीज़ के लिए आप दोष नहीं दे सकते। अब आपका तबीयत खराब हो गया, आप नेता को दोष दे दीजिएगा, ये ठीक नहीं है। अगला है इंडियन पीजेंट्स। पीजेंट का मतलब होता है किसान, भारतीय। इसलिए मैं ये कह रहा था, कहने का मतलब ये है कि पढ़ रहे हैं तो अपने अंदर क्वालिटी लाइए, क्वांटिटी लाइए, सब कुछ लाइए, गुण लाइए, ठीक है, ताकि आप को रोज़गार खोजना न पड़े, काम खोजना न पड़े, काम खुद ब खुद आप तक चल कर आए। तो अगला है इंडियन पीजेंट्स, जो भारतीय किसान हैं, आर पुअरर देन दियर डैश कंट्री पार्ट्स। जो भारत के जो किसान थे वो ज़्यादा गरीब थे। किससे ज़्यादा गरीब थे? चाइना से। चाइना के जो किसान थे उस समय के, चाइनीज़ जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनसे भी ज़्यादा गरीब भारतीय किसान थे। और उस समय चाइनीज़ किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और आप समझ सकते हैं कि उस समय भारतीय किसानों की स्थिति कैसी रही होगी, ये कहती हैं, क्योंकि ये तो चाइना से हूबहू परिचित थी बखूबी, इसलिए। अगला है द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली डैश। बाप रे, ये सुनिए, ये पढ़िए, आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि उस समय भारतीय लोगों का जो लाइफ स्पैन है, जीवन का जो चक्र होता है, वो मात्र 27 साल का था। मतलब लोगों का एवरेज उम्र 27 वर्ष था। 27 वर्ष में लोग मर जाते थे। मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई 27 वर्ष तक जाते जाते मर जाता था। मतलब लोगों का एवरेज, मैं एवरेज बोल रहा हूँ, पूरे भारत में जितने लोग थे उन लोगों के एज को आप जोड़ लीजिए और उस लोगों के एज को, जिंदा लोगों के एज को जोड़ करके उसमें लोगों की संख्या से डिवाइड कीजिए। इस तरह से एवरेज निकाला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 27, 28, 30 साल तक आदमी मर जाता था, चाहे वो भूख से मर जाए, चाहे वो गरीबी से मर जाए, चाहे वो किसी बीमारी से मर जाए, चाहे अंग्रेज़ों के द्वारा मार दिया जाए, चाहे जेल में बंद कर के मार दिया जाए, फांसी चढ़ा दिया जाए। कई तरह से लोग मरते थे, बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। इसलिए उस समय भारत का जो लोगों का जो उम्र था एवरेज, वो 27 साल था। ठीक है, अभी हम लोगों के देश में लोगों का एवरेज उम्र 60 से 70 साल है। ठीक है, क्योंकि अभी उतना तो है नहीं, उतना लोग मरते नहीं, मरने का दर थोड़ा कम है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो किसी को मारा नहीं जा सकता है। ठीक है, वो कुछ लोग मतलब आतंकवादी हमले में या वो भी थोड़े मरते हैं, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत मारा जाता था लोगों को बेमतलब का। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
पियर्ल एस बक हैड एन डैश फैमिली डॉक्टर। पियर्ल एस बक जो थी, जो अमेरिका की रहने वाली थी, उनका पालन पोषण चाइना में हुआ और वो भारत घूमने के लिए आई थी। जो लेखिका हैं उनके घर में उनका जो फैमिली डॉक्टर था वो एक इंडियन था, भारत का डॉक्टर था, इंडियन फैमिली डॉक्टर था उनका। ठीक है, तो कैसा लगा चैप्टर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। बाकी चैप्टर भी देखिए, सीखिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।